बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल। तो बच्चों वापस मैं आ गई हूँ क्लास 8 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी लेकर, जिसका चैप्टर 1 मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। दैट वाज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1। अब मैं पार्ट 2 से स्टार्ट करती हूँ, यानी कि एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस का पार्ट 2। ओके, इसमें हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इस बुक में है क्या। ओके, लास्ट क्लास हमने ये देखा था कि कैसे बुक आपको क्या कह रहा है, यंग साइंटिस्ट कह रहा है। यंग साइंटिस्ट क्यों कह रहा है? क्योंकि आपने ग्रेड 6 और ग्रेड 7 में, यानी कि क्लास 6 एंड 7 में ऑलरेडी साइंस पढ़ लिया है, बहुत सारी नॉलेज आपके पास भी है। सो नाउ यू आर यंग साइंटिस्ट। ओके, फिर लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था बहुत सारी चीजें, इस बुक के जो फीचर्स हैं, इस बुक के जो डिजाइन है और उनका मीनिंग क्या है, वो सारी चीजें हमने देखी थी। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पेज नंबर 3 से। So this year, our investigative adventure will take us on a journey from the tiny microbes we can't see to the planet-wide challenges we can't ignore. तो ये कहा जा रहा है कि हमारी ये जो जर्नी है, हमारी ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नी, आप याद रखना क्लास 8 के ये जो क्यूरियोसिटी बुक है, इसे कहा गया है कि दिस इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एडवेंचर। ओके, तो इस एडवेंचर में, इस बुक को रीड करने में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिसे आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, वो भी हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। ओके, अब देखो, मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग कुछ बच्चों को नहीं पता हो, तो आपने बैक्टीरिया वर्ड जरूर सुना होगा। बैक्टीरिया सुना है, वायरस सुना है, फंगस सुना है, तो ये सब क्या है, कुछ फंगस जो होते हैं ये सब क्या है, ये माइक्रोब्स हैं। ओके, तो हमारी जर्नी सबसे पहले माइक्रोब से स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट, we will start by examining something as small as a single drop of water and uncover a hidden world of tiny organisms unseen but deeply linked to us। तो फिर से वही बात कही गई है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत छोटे हैं, मे बी ये सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर के जैसे छोटे हैं या उससे भी ज़्यादा छोटे हैं, हिडन हैं, हमसे छिपे हुए हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, स्टिल वो हमसे लिंक्ड हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। ओके, some of these are indivisible helpers that helps us to digest our food or produce medicines, while others are harmful, causing infection। तो इनमें से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे होंगे जो हेल्पर्स हैं, जो अच्छे हैं, जो फूड डाइजेस्ट करने में, मेडिसिन बनाने में काम आते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो हार्मफुल है, यानी कि जो इन्फेक्शन कॉज करें। Next is, but what does our body need to stay healthy? How do we fight these infections? अब देखो, अगर ये कहा गया है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ इन्फेक्शंस कॉज करते हैं या बीमारियां फैलाते हैं, तो हमारी बॉडी हेल्दी कैसे रहती है? हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जिससे ये इन्फेक्शंस फाइट होते हैं? We will find out how nutritious food, exercise, medicines, vaccines help us stay healthy and fight infections। ओके, तो आगे हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, कैसे इन्फेक्शन से फाइट करना है, न्यूट्रिशियस फूड लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिसिन, वैक्सीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। But that's just the beginning. In the today's world, science does play a major role in improving our life। तो ये तो जस्ट बिगनिंग है, हमें कैसे हेल्दी रहनी है, हमारी बॉडी के बारे में। लेकिन ये आगे कहा जा रहा है कि आज के समय में साइंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है और ये हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। जैसे आज से आप 200 साल पहले की स्टोरीज ले लो, ठीक है, लोग उतने डेवलप्ड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब ले लो, अब तो हम घर बैठे 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 बहुत सारे काम कर सकते हैं, यानी कि हमारी लाइफ इम्प्रूव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मेनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइफ इजियर। तो सबसे बड़ी इन्वेंशन अभी देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की है। अगर इलेक्ट्रिक करंट इन्वेंट नहीं होता तो ये जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, वो नहीं चल पाते। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, करंट के हेल्प से हमारा वर्क जो है, हमारा लाइफ है, दैट हैज बिकम वेरी इजी। Next, we depend on the heating effect of electric current to keep us warm। अब इलेक्ट्रिक करंट की एक स्पेशल इफेक्ट होती है, इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हीट जनरेट होती है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो कहा गया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम वार्म रह सकते हैं, वाइल मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प्स मोटर्स रन एंड मशीन्स फंक्शन। अब जैसे मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक करंट की एक स्पेशल इफेक्ट है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। सिमिलरली मैग्नेटिक इफेक्ट भी एक और इफेक्ट होती है जो करंट के वजह से होती है। ओके, सो हीटिंग इफेक्ट से हम वार्म रह सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट से हम बहुत सारे मशीन्स, मोटर्स को फंक्शन कर सकते हैं।
आगे बढ़ती हूँ। These phenomena depend on natural fundamental factors. So, after watching electricity do work, we move on to study these forces themselves, starting with those that make objects speed up, slow down and change direction. अब ये कहा गया है कि हम फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी फोर्स के वजह से वर्क करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी वर्क करवाता है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मशीन्स को, बहुत सारे मशीन्स के पार्ट्स को मूव करवाता है, लेकिन ये सारी मोशंस कैसे हो रही है? ये फोर्स की वजह से हो रही है। ठीक है, तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है वो क्या करेगा? वो स्पीड अप भी करेगा, वो स्लो डाउन भी करेगा और वो डायरेक्शंस को चेंज भी करेगा। ओके, यानी कि हमें फोर्स के बारे में भी पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर falls back to the ground और why a car stops when the brakes are applied। अब ये फोर्स ही है, ये फोर्स के वजह से ही हो रहा है कि जब हम किसी भी चीज को ऊपर फेंके तो वो वापस नीचे ही आता है। ठीक है, वेरी स्टबन, कुछ भी ऊपर फेंको तो वापस नीचे आएगा। किसके वजह से? फोर्स की वजह से। नेक्स्ट, अगर कार में आप ब्रेक लगाते हो या किसी भी व्हीकल में ब्रेक लगाते हो तो वो रुक जाती है। क्यों? फोर्स की वजह से। ओके, Now this leads to us to the idea of pressure। अब क्या होगा? फोर्स तो आपने चलो पढ़ लिया, फोर्स के बाद आ जाएगा प्रेशर। प्रेशर के वजह से क्या क्या होता है? प्रेशर के इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज प्रेशर, ये भी हमें पढ़ना है। सो हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में फोर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से एक्ट कर रहा है। The same concept of force and pressure also decides how air moves। और फोर्स और प्रेशर के वजह से ही एयर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, किस तरह से होगी, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। A small difference in pressure can result a gentle breeze, while a stronger difference in pressure can lead to strong winds and sometimes even cyclones। तो आपने ये सारे वर्ड्स तो जरूर सुने होंगे, ब्रीज सुना होगा, विंड सुना होगा या साइक्लोन सुना होगा, स्टॉर्म भी सुना होगा, आंधी तूफान जिसे हम कहते हैं। तो अब ये सारी चीजें किसके वजह से हो रही है? ये प्रेशर की वजह से हो रही है, एयर प्रेशर की वजह से। अगर एयर प्रेशर दो प्लेसेस की मतलब लगभग सेम हो या डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो हम कहेंगे वो ब्रीज है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो हम कहेंगे, मतलब जो डिफरेंस है वो ज्यादा है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग विंड है। और अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो तो फिर हम उसे साइक्लोन कहते हैं। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ती हूँ। So these forces are connected to powerful weather events like storms and cyclones that affect our daily lives, agriculture and even our safety। अब देखो, स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि साइंस इज लिंक्ड विद आवर लाइफ्स। ठीक है, साइंस जो है हमारे लाइफ से काफी ज्यादा लिंक्ड है। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे प्रेशर के बारे में, प्रेशर के वजह से स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स अकर होते हैं। ठीक है, कॉजेज इनका है, तो ये हमारी डेली लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर को या इवन जो फिशिंग करने के लिए जाते हैं, साइक्लोन्स अगर आ जाती है तो उनकी लाइफ को भी खतरा होता है। ओके, सो ये सारी बातें बताई गई हैं। सो टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर और व्हाई वाटर बॉइल्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वी नीड टू जूम इनटू दीज मटेरियल्स एंड सी what kind of particles are they made up of and how they move around। अब देखो, ये कहा गया है कि प्रेशर के बारे में चलो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर बॉइल्स एट सर्टेन टेम्परेचर ओनली। ऐसा क्यों होता है? वाटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही क्यों बॉइल करता है? क्या वाटर ने भी साइंस पढ़ रखा है? क्या वाटर को पता है कि हाँ अब मुझे बॉइल हो जाना चाहिए, अब मुझे बॉइल नहीं होना चाहिए? ओके, तो कंडीशन इज कि ये सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो किसी पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ओके, तो कहा गया जूम कर कर देखो किसी भी मटेरियल को तो आपको ये पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ऑब्वियसली रियल में तो ऐसा नहीं होगा, बट आप ये बुक में इस पिक्चर को देख सकते हो। जो सॉलिड है ये सॉलिड है, ये लिक्विड है एंड दिस इज अ गैस। तो सॉलिड को जब जूम कर कर देखा गया तो इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे अरेंज्ड है और गैसेस के पार्टिकल्स कुछ ऐसे अरेंज्ड है। ओके, सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब स्टोरी ये स्टार्ट हो रही है कि जो कुछ भी हमारे आसपास है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स। In materials that are solid, particles cannot move much, while in gases they move around freely। अब ये कहा गया यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादातर मूव नहीं कर सकते, अपनी प्लेस में खड़े होकर बस वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स के पास देखो स्पेसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, खाली स्पेस है बीच में, जिसकी वजह से ये इधर उधर फ्रीली जहां मन वहां मूव कर सकते हैं। ओके, सो क्लासिफाई थिंग्स अराउंड अस
इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। अब क्लासिफाई करना कि हमारे आसपास क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है साइंस की। We can also classify material around us into elements, compounds and mixtures। तो हम लोग जैसे ये कहा गया है सॉलिड लिक्विड गैस के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसे एलिमेंट्स जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, और मिक्सचर्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस फिजिकली जिनका कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। Once we know how particles combine to mix, we can then understand solution। और जैसे ही अगर हमें पता चलेगा कि कैसे पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, कैसे पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, तो हमें सॉल्यूशंस के बारे में भी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ शुगर डिजॉल्व्स इन टी टू मेक इट स्वीट। अब आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर टी बनाते वक्त, चाय बनाते वक्त अगर हम उसमें शुगर डाल दें तो वो मीठी टेस्ट क्यों करने लगती है, आई मीन स्वीट टेस्ट क्यों हो जाती है उसकी। So this is also because of science. So from the world of particles and mixtures, we then move into the world of light. We will study how light rays reflect off flat and curved mirrors and bends when passing through lenses and helps us understand the working of many objects around us। देखो काफी इंटरेस्टिंग चीज कही गई है। सबसे पहले तो आपको ये बताया जा रहा है कि लाइट के वर्ल्ड में अब हमें एंटर करना है, ठीक है। ये देखना है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट कैसे फ्लैट सरफेसेस पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का कर्व्ड सरफेसेस पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ओके, लेंसेस के बारे में हमें पढ़ना है, कर्व्ड मिरर्स के बारे में पढ़नी है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो इसके अराउंड वर्क करते हैं उसके बारे में हमें देखना है। The bending of light explains what happens when we see an image in a shiny metal spoon, और how corrective glasses help us to see clearly। अब ये कहा गया है बेंडिंग जो होती है लाइट की, उस फेनोमेनन के वजह से, इस प्रोसेस की वजह से भी बहुत सारी चीजें अकर करती है। जो करेक्टिव ग्लासेस हम लोग यूज करते हैं, करेक्टिव ग्लासेस मींस जो हमारे स्पेक्टिकल्स में, हमारे स्पेक्स में, हमारे चश्मे में जो ग्लासेस लगी होती है, जो लेंस लगी होती है, वो भी इस लाइट की वजह से ही वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट इज मेटल स्पून को कभी आप देखना, आप ये एक्टिविटी, सिंपल सी एक्टिविटी अपने घर पे जरूर कर कर देखो, काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। और जब ये लाइट चैप्टर पढ़ोगे तो फिर इसका मीनिंग समझ में आएगा। जो स्पून के दो साइड्स होते हैं, एक इनवर्ड साइड होता है और एक बैकवर्ड साइड होता है। इनवर्ड साइड अपने फेस के सामने रखकर देखो कि आपका फेस वहां कैसा दिखाई दे रहा है, और सिमिलरली बैकवर्ड साइड कर कर फिर अपने फेस को देखो और वहां देखो कि आपका फेस कैसा दिखाई दे रहा है, और हमें फिर कमेंट कर कर बताओ कि ये दो आपके ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं। ओके, इट इज नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, रफ surfaces reflect light as well and so does the moon। अब ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पॉलिश्ड मिरर्स होते हैं वही बस लाइट रिफ्लेक्ट करे, इट इज रॉन्ग। लाइट रिफ्लेक्ट रफ सरफेसेस भी कर सकते हैं। हमारे घर में जो वॉल्स है उनसे भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसके वजह से हम जो लाइट है वो पूरे रूम में फैल जाता है। ओके, सिमिलरली मून के बारे में कहा गया, मून क्या है, मून एक रफ सरफेस है, तो इसके रफ सरफेस से भी लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। Depending on the relative positions of the earth, moon and sun, a slightly different part of the moon is illuminated each night, giving rise to beautiful phases of the moon that we see in the sky। अब आपने स्काई में मून जरूर देखा होगा, एवरी नाइट आप देखते होगे, ठीक है। तो कभी आपको ये फुल मून दिखाई देता है, कभी ये थोड़ा कम, कभी ये हाफ, कभी ये क्रिसेंट शेप, और कभी ये तो गायब ही हो जाता है, चाहे जितना भी ढूंढ लो आपको दिखाई नहीं देने वाला। सिमिलरली अब इसकी साइज बढ़ती है, फिर से ये क्रिसेंट शेप होगा, फिर से ये हाफ शेप होगा, फिर से ये मोर देन हाफ होगा, और फिर से ये फुल मून आ जाएगा। तो ये सारी चेंजेस किसके वजह से हो रही है, जो पार्ट ऑफ लाइट फॉल करती है मून पे, वही पार्ट ऑफ मून हमें दिखाई देता है। ओके, वॉचिंग द पीरियोडिक cycles of the moon's phases allowed human to come up with the first calendars। अब देखो ये मून के वजह से ना कैलेंडर्स जो हैं वो डेवलप हुए, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स काफी शार्प ब्रेन्ड है या काफी ज्यादा शातिर है, ये नेचुरल चीजों से बहुत कुछ जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जो कैलेंडर्स मेकिंग थी, जो कैलेंडर बनाया गया वो मून के फेजेस को देखकर ही बनाया गया। बाय कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन, सनराइज, सनसेट, लूनर साइकिल्स, लूनर साइकिल मतलब ये जो मून के डिफरेंट फेजेस दिखाई दे रहे हैं, वेरियस कैलेंडर्स केम इन
केम इनटू बीइंग, ठीक है। तो सनराइज कब होती है, सनसेट कब होती है, ल्यूनर साइकिल क्या है, इन सबको देखकर मून के फेजेस कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, कब कब चेंज हो रहे हैं, कब कब चेंज नहीं हो रहे हैं, इन सारी चीजों को देखकर कैलेंडर डेवलप किया गया। Isn't it fascinating that calendars which determine our routine on Earth are linked to the motions of objects far beyond our planet? काफी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कही गई है कि ऐसे कैलेंडर्स हैं जो हम अर्थ पे रह के फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये किसके वजह से फॉलो हो रही है, ये बहुत दूर अर्थ से बहुत ही दूर जो मून है, मून के वजह से ये कैलेंडर्स बने हैं। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग बात है, ये सोचने लायक बात है। ओके, आप भी सोचना इसके बारे में। Next is, but it's not just calendars or the motions or movements of the sun and moon that are linked. Right here on Earth, there are marvelous and complex pattern of relationships between living organisms and their environment. अब ये बात कही गई है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मून के पोजीशन, सनराइज, सनसेट, सन, अर्थ, मून, इन तीनों के रिलेटिव पोजीशंस को देखकर कैलेंडर बना दिया गया, यूं ही बना दिया गया, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या रिलेशन है, लिविंग का एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग भी कैलेंडर्स बनाए गए हैं। एवरी लिविंग बीइंग्स फ्रॉम टाइनिएस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल, फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस टू द टॉल ट्रीज, डिपेंड एंड रिस्पॉन्ड टू द एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स around them, forming the ecosystem that supports life to on our planet. अब देखो ये कहा गया है कि जितने भी लिविंग बींग्स है, जैसे अभी हमने यहाँ पे माइक्रोब्स के बारे में बात किया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने बात किया, तो चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या सबसे बड़े एनिमल्स जो ब्लू व्हेल होते हैं वो हो, या तो थिन पतले से छोटे से ग्रास हो, या तो बहुत बड़ी कोई पेड़ हो, नीम का पेड़ हो या मैंगो ट्री हो, कुछ भी हो, ये सब के सब एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब पे डिपेंडेंट है, और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। ओके, इकोसिस्टम फॉर्म करना है। In the final chapter of this book, we can put in all together and try to understand what makes Earth just right for life. ठीक है, आपने भी पहले पढ़ा होगा कि Earth is the unique planet for life. ठीक है, तो यही कहा गया है कि Earth को just right for life क्यों कहा गया, ये अब हम आखिरी चैप्टर में पढ़ने वाले थे। This is the first chapter. अभी बस आपको बैठकर सोचना है। And to recognize the urgent challenges that our planet now faces. Most importantly, the Earth lies at the perfect distance from the Sun, where water remains liquid and it has the atmosphere that provides air, oxygen we breathe, while shielding us from the harmful ultraviolet rays. अब देखो ये कहा गया कि अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, या अर्थ इज वाई जस्ट राइट फॉर लाइफ। तो रीजन इज अर्थ के पास, अर्थ एक ऐसे प्रॉपर परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन पे है, यानी कि अर्थ और सन की दूरी इतनी ज़्यादा परफेक्ट है कि उसके वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो लिक्विड रहेगा, ना कि वो सॉलिड या वेपर के फॉर्म में रहेगा जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, प्रॉपर फॉर्म में रहेगा जिसे हम प्रॉपरली यूज़ कर सकें। फिर एटमॉस्फेयर है अर्थ के पास, एटमॉस्फेयर मतलब लेयर ऑफ अर्थ, जिससे हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे गैसेज मिलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास यूवी रेज से, यानी कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक लेयर भी है, ठीक है, ओजोन लेयर। ओके, आगे क्या बताया जा रहा है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, डिस्टर्बिंग क्लाइमेट प्लैनेट विथ डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हमने साइंस के बारे में पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जब ह्यूमन बींग्स की बात आती है तो ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स इस अर्थ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बर्बाद करना इन द सेंस, इससे सब कुछ अनबैलेंस कर दिया है ह्यूमन बींग्स ने, जैसे पॉल्यूशन हो रही है चारों तरफ, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ता जा रहा है। तो यही कहा गया है, वी आर डिसरप्टिंग द क्लाइमेट पैटर्न्स, और इन सब की वजह से क्लाइमेट पैटर्न जो है वो काफ़ी बदल गया है। ठीक है, आपने देखा होगा समर सीजन्स काफ़ी लंबे होने लगे हैं, अर्थ की टेम्परेचर बढ़ती जा रही है, रेनफॉल प्रॉपर समय पर नहीं होता, जिसकी वजह से खेती नहीं हो पाती सही से। ओके, और इन सब के डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज मतलब डेंजरस रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। ओके, सो बी अवेयर। नाउ एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम्स एंड एनी पॉसिबल सोल्यूशन इज अस। अब इन सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन क्या है, ओनली वी, ओनली ह्यूमन बींग्स। ठीक है, वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ्स क्लाइमेट, और हमारे वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। मतलब अगर हम लोग ये सारी चीजें करना छोड़ दें, ठीक है, सुधर जाएं और इस अर्थ को सुधार ले, तो फिर सारी कंडीशंस जो है वो सही हो जाएगी।
but we are also the ones who can and must use science to understand these changes and गाइड आवर एक्शंस। अब ये कहा गया है कि हम ह्यूमन बींग्स के पास एक स्पेशल डेवलप्ड ब्रेन है जिससे हम साइंस को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, खुद के लिए भी हमारे वर्क जो है वो ईजियर हो जाए और साथ में ये पूरे अर्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो। ओके, the same scientific principles that we have guided our journey through the middle stages, observing, measuring, experimenting, will be the key in helping us protect the delicate balance on which life depends। अब ये कहा गया है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पहले के समय से ही या हमेशा से जो यूज लोग कर रहे हैं, जैसे ऑब्जर्व करना, मेजर करना, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, उससे रिजल्ट्स निकालना, तो ये सारी चीजें जो है हमारे लाइफ को बैलेंस कर रखी है और हमारी लाइफ भी इस पे ही डिपेंड करती है। द चैलेंजेस अहेड वोंट ऑलवेज बी ईजी, और ऐसा नहीं है कि साइंस की वजह से आगे का समय हमारे लिए बहुत ईजी होगा। ओके, आई मीन टू से कि हमें हमेशा एक्सप्लोर करते रहना होगा साइंस की मदद लेकर। ओके, सो आगे की भी जो हमारे चैलेंजेस है दे आर ऑल्सो नॉट ईजी। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विथ क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। ठीक है, तो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिससे भी रिलेटेड आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो क्यूरियोसिटी है ये आपकी गाइड बनकर आपको इन सारी चीजों के बारे में बताएगा। ओके, चलो अब जो हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, लेट्स स्टडी दिस। To help you think like a scientist, let us go back to the question we asked on the first page. Why is one side of the puri thinner than the other? अब आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि फर्स्ट पेज जैसे ही आप खोलोगे आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगी, Why is one side of puri thinner than the other? ओके, तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, Firstly, remember that science is everywhere. You don't need a fancy laboratory to do simple experiments. तो बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि साइंस हर एक जगह पर है। साइंस हमारे बॉडी के अंदर है, साइंस हमारे बॉडी के बाहर है, एंड एवरीवेयर। हमें कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, या कोई बहुत बड़ी सी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है साइंस को समझने के लिए। ये हमारे आसपास भी साइंस घूमता ही रहता है। ओके, सो इवन योर किचन एट होम इज अ वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस। तो आपकी जो किचन है वही सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। ओके, सो ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग व्हाट हैपेंस इफ। तो बस आपको किचन में जाना है और क्वेश्चंस पूछना है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तो जैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वन साइड ऑफ पूरी इज थिनर देन अदर, ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर आप एक पूरी लोगे तो उसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो थिन होता है और नीचे वाला पार्ट जो है वो कंपेरेटिवली थिक होता है। सिमिलरली आप अगर रोटी भी लेते हो तो सेम आपके साथ ऐसे ही होगी। आप अगर कुलचे ले रहे हो, पराठे ले रहे हो, कुछ भी लोगे तो सेम स्ट्रक्चर है। ओके, मतलब ऊपर की स्ट्रक्चर जो होगी वो, ऊपर की लेयर जो होगी वो सॉफ्ट होगी या पतली होगी और नीचे वाली जो होती है वो थिक होती है। तो व्हाट इज द रीजन? सो हैव यू नोटिस्ड हाउ अ पूरी और अ भटूरा पफ्स अप व्हेन प्लेस्ड इन अ हॉट ऑयल, और हाउ अ फुल्का स्वेल्स व्हेन वी पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। ठीक है, जब भी हम रोटी बनाते वक्त उस फुल्के को अगर फ्लेम में रख दे तो वो स्वेल हो जाता है, या पूरी को अगर गर्म तेल में डालो तो वो स्वेल हो जाता है, भटूरा भी स्वेल होता है। Why does it puff like a balloon? अब ये बलून के जैसा क्यों हो जा रहा है? And why is one side is thinner than the other? ऐसा क्यों है? एक साइड थिनर है, दूसरा साइड नहीं है। These are the questions a scientist might ask. ठीक है, तो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, अगर आपको साइंस अच्छा लगता है तो आप ये सारी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। And you can too. Let's us how we can investigate this simple everyday phenomenon like a scientist would. अब देखो है, अब हमें साइंटिस्ट के जैसा सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे अ पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन पूछनी है कि पूरी अगर पफ हो रहा है तो उसके अलग अलग रीजंस क्या हो सकते हैं, अलग अलग थिंग्स क्या हो सकते हैं। टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स। ठीक है, तो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करनी है और कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजों को फाइंड करनी है। व्हाट ऑल कैन वी चेंज एंड कंट्रोल व्हेन
वी डू द एक्सपेरिमेंट, हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट करने के टाइम, एंड व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ दीज चेंजेस में बी मेक एनी डिफरेंस, और क्या ये सारी चेंजेस से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा. सो लेट्स सी. Okay, in this case we can perhaps think of the changing the thickness and size of the rolled dough. ठीक है, तो जो रोल्ड डो है, जो पूरियां आप बेल कर रख रहे हो बेलन के हेल्प से, उसकी साइज को थोड़ा थिक करो या थोड़ा थिन करो, मतलब आप उसके थिकनेस को चेंज करो, इवन साइज को भी चेंज करो. वी वुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर, साथ में आप डिफरेंट टाइप के आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गेहूं का आटा या मैदा, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके देखो. While frying the पूरी we can also change the temperature, साथ में आप बार बार टेम्परेचर भी चेंज करो, कभी गैस के फ्लेम को लो कर दो, कभी मीडियम कर दो, कभी हाई कर दो, और फिर देखो कि क्या सेम कंडीशंस हो रही हैं इन सारे डिफरेंट सिचुएशंस में. Of the hot oil, or try and drop the rolled dough into the oil in different ways. Okay, drop it vertically, side it at an angle, or slide it slowly. तो आप जब इस पूरियों को बेल कर जब ऑयल में डालते हो, तेल में, गर्म वाली तेल में डालते हो, तो आप अलग अलग तरीके से डालो, या तो उसे वर्टिकली ऊपर से ही डाल दो, या तो स्लाइड कर कर डालो, या वर्टिकली नहीं डालकर उसे इंक्लाइन कर कर डालो, तो अलग अलग तरीके से आप डाल सकते हो. नोटिस दैट दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल. तो ये सारी चीजें जो हमारी कंट्रोल में है, कंट्रोल का होना का मतलब हम एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं. However, to make sense of the changes, we also need to think of what we can observe or measure. अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना है. Some of these may have just yes or no answer. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर सिर्फ yes और no होगा, and in some cases there might be a number we can measure. और कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर आ जाए. Maybe we can start by checking whether the puffed puris up दैट इज यस और नो. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि वेदर द पूरी पफ्स अप, क्या पूरियां जो है वो फूल रही है, यस और नो. और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक्स टू पफ अप. ठीक है, सिमिलरली हम सेकेंड्स में मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं कि कितने टाइम में पूरियां जो है वो फूल कर रेडी है. We can check whether a very thick layer of dough still gives a thin side of the पूरी. अगर हम बहुत मोटे से पूरी को बेलें, यानी कि जो पूरियां हैं जब हम बेल रहे हैं तो एक थिक हम उसका एक लेयर लें, तो क्या वापस वैसे ही होगा कि ऊपर वाली लेयर थिन रहेगी और नीचे वाला वापस से थिक ही रहे. Okay, so further, while doing such experiments, it is better to change only one thing at a time while keeping the other conditions same. ठीक है, तो एक एक कर एक एक कंडीशंस को चेंज करो, बाकी सारे कंडीशंस को सेम रखो. मतलब एक बार अगर आप हॉट ऑयल ले रहे हो, सपोज ऑयल की टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आप दूसरे कंडीशन को चेंज करोगे, मतलब आप थिक की जगह थिन पूड़ियों को बेल कर लोगे. ठीक है, फिर ऐसा भी करोगे, एक बार आप मैदे के पूड़ी के साथ ट्राई करोगे, एक बार गेहूं के आटों की पूड़ी के साथ ट्राई करोगे. तो यही कहा गया है कि एक बार आपको कंडीशन सेम रखनी है, अदर टाइम्स में आपको कंडीशंस चेंज करनी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग hot and not very hot oil, so we would use circles of doughs at the same thickness and drop them in the same way. तो ये कहा गया है कि अगर मान लो आपके पास तीन सिचुएशन है, एक है वेरी हॉट ऑयल, ठीक है, वेरी हॉट ऑयल, एक है हॉट ऑयल और एक है नॉट सो हॉट ऑयल. ठीक है, नॉट सो हॉट ऑयल. तो इन तीनों कंडीशंस पे आप सेम तरीके के पूरी बेलकर सेम शेप, सेम साइज, सेम थिकनेस, सेम तरीके से उसे ड्रॉप करोगे और फिर देखोगे सेम डो का भी होना चाहिए, मीन सेम आटे का होना चाहिए. तो इस तरह से आप देखोगे कि इन तीनों में ऑब्जर्वेशन सेम है या डिफरेंट है. Okay, it is also good idea to keep notes of everything that you see and sense when doing an experiment. तो जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको नोट डाउन भी करनी है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. Did the oil splatter, smell or smoke? ठीक है, क्या ऑयल स्प्लैटर कर रहा है, स्मेल कर रहा है या स्मोकी हो रही है. ओके, एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड एक्सपेरिमेंट्स यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस. और ये करने के बाद आपके दिमाग में और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. डू पूरीज पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर्ड डो? अब देखो ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि आप तुरंत डो बनाकर उससे पूड़ियाँ बनाओ और थोड़ी देर स्टोर करने के बाद पूड़ियाँ बनाओ,
तो दोनों में बेटर पूरी कौन सी बनेगी। ओके, व्हाट हैपेंस इफ आई प्रिक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग, और मान लो फ्राई करने से पहले मैं उस पर एक छेद कर रखूं, यानी कि एक होल बना दूं, तो फिर क्या वो प्रॉपरली पफ हो पाएगा, फुल पाएगा या नहीं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। ठीक है, तो इस तरीके से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, आपको बार बार कोशिश करनी होगी, बार बार ट्राई करनी होगी। This is the idea of systematic investigation, and just so you know, even this simple everyday observation of a puri swelling is not really completely understood by scientists today. अब देखो ये कहा गया है, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे वापस कही गई है कि जैसे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स तो आप कर रहे हो, इसके कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगे और साथ में इसके रिजल्ट्स भी आएंगे जो आप बता सकते हो, साइंटिस्ट हमें बता सकते हैं। बट ये कहा गया है कि ये जो सिंपल सी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये जो सिंपल सी एक्सपेरिमेंट है कि पूरी इज स्वेलिंग और नॉट, इज नॉट रियली कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट टुडे। अभी भी इसका प्रॉपर रीजन किसी साइंटिस्ट के पास भी नहीं है कि पूरियां फुल क्यों रही है। ओके, सो वेदर इट इज स्वेलिंग ऑफ अ पूरी और श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आफ्टर पूर्णिमा, ओके, चाहे वो पूरियों का फुल ना हो या तो मून का छोटा होना हो आफ्टर पूर्णिमा, let your careful observations guide you along your explorations into the investigative world of science। ठीक है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपको इस इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस में एंटर करवाती है और आप ढेर सारी चीज एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब जांच पड़ताल कर सकते हो, सोच सकते हो और समझ सकते हो। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग, और भी आगे जाकर इन्वेस्टिगेट करो, खोज करो, देखो, सुनो और फिर ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। ओके, तो होप आपको ये चैप्टर अच्छी लगी हो। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स, कुछ एक्सरसाइजेस नहीं है। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक क्यूरियोसिटी ग्रेड 8। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल लर्न नो लैब ऑफिशियल को। इस चैनल में आपको क्लास 8 साइंस के ये जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, इसके सारे वीडियोज मिलेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।